हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए बीए 4th सेमेस्टर मेजर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड ही है। ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो एग्जाम से पहले इसको पढ़ करके ज़रूर जाइएगा। तो इसको करना क्या है, सबका स्क्रीनशॉट लेते चलना है क्योंकि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी यहाँ पे दिखाया गया है, आप सबके लिए लेकर के आया गया है। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे उदारवाद। उदारवाद क्या है समझाइए। तो उदारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म क्या है इसको समझाइए। तो उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक सोच है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व देती है। तो उदारवाद क्या करता है, ये एक ऐसी राजनीतिक सोच है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। तो उदारवाद यह मानता है कि हर व्यक्ति को बोलने, लिखने, धर्म मानने और अपने पसंद से जीवन जीने और सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये कहना है आपका उदारवाद का। तो उदारवाद कहता है कि सरकार का काम जनता पर ज़्यादा नियंत्रित करना नहीं बल्कि लोगों को अवसर देना है ताकि वे अपनी क्षमता से आगे बढ़ सके। उदारवाद कानून, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, बाजार और मानव अधिकार का समर्थन करता है। सरल शब्द में कहे तो उदारवाद का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार कम दखल दे और व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता मिले, व्यक्ति को फ्रीडम मिले। ये कहना है आपका लिबरलिज्म का यानी उदारवाद का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ तक आंसर लिखना है। अभी अगला क्वेश्चन है आपका नौ उदारवाद यानी न्यू लिबरलिज्म से आप क्या समझते हैं। तो नौ उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना है कि नौ उदारवाद का आधुनिक रूप है जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता को और बढ़ावा दिया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। तो इस विचारधारा के अनुसार सरकार नियंत्रण कम किया जाए और बाजार को खुला छोड़ दिया जाए ताकि वो प्रतियोगिता बढ़े और चीज़ें सस्ती हो। तो ये जो आपका विचारधारा है नौ उदारवाद, तो नौ उदारवाद का क्या विचारधारा है कि इसके अनुसार क्या होता है कि सरकार का नियंत्रण कम होता है और बाजार को खुला छोड़ा जाता है ताकि कंपटीशन बढ़े और चीज़ें सस्ती हो, मतलब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम हो और बाजार को फ्रीडम मिले, मार्केट को फ्रीडम मिले। नौ उदारवाद निजीकरण, वैश्वीकरण, विदेशी निवेश और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। यह कहता है कि सरकार व्यवसाय नहीं चलाए बल्कि यह काम निजी कंपनियों को करना चाहिए। इंटरनेट, वैश्विक व्यापार समझौते और बहुराष्ट्रीय कंपनी का विस्तार नौ उदारवाद का परिणाम है। तो क्वेश्चन 2 में आपको आंसर यहाँ तक लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है मार्क्सिस्टवादी दृष्टिकोण को समझाइए। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच जो कि आपको मेजर 7 में सिलेबस में दिया गया है, तो मार्क्सवादी विचारधारा को आपको समझाना है। तो मार्क्सवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स के विचार पर आधारित है। इसका मुख्य तर्क है कि समाज दो वर्गों में बांटा है। इसका मुख्य तर्क क्या है कि समाज को दो वर्गों में बांटा गया है। एक वह जो पूंजी और धन का मालिक है और दूसरा कौन है, दूसरा है वह जो मेहनत करता है। एक है आपका पूंजी और धन का मालिक और दूसरा है जो मेहनत करता है। तो मार्क्सवाद कहता है कि सारी राजनीति और कानून उस वर्ग के हित में बनाए जाते हैं जिसके पास आर्थिक शक्ति होती है, यानी पहला वाला ग्रुप जो कि पूंजी और धन का मालिक था, उसको हित में देख करके ही सारे कानून बनाए जाते हैं। मार्क्सवाद कहता है कि सारी राजनीति और कानून उस वर्ग के लिए बनाया जाता है जिसके पास पूंजी और जो कि धन और पूंजी का मालिक है, यानी आर्थिक शक्ति के लिए ही सारा राजनीति और कानून बनाया जाता है। इसलिए गरीबी, असमानता, शोषण और वर्ग संघर्ष समाज में हमेशा बना रहता है।
मार्क्सवाद चाहता है कि उत्पादन के साधनों पर सभी लोगों का समान हक हो और समाज में बराबरी हो। सरल भाषा में कहे तो मार्क्सवाद आर्थिक असमानता को हराने और एक बराबरी वाला समाज बनाने की सोच रखता है। तो मार्क्सवाद का यही सोच है कि आर्थिक असमानता को हराया जाए और एक बराबरी वाला समाज बनाया जाए, बराबरी समाज सोच वाला समाज बनाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है अगर मार्क्सवाद से पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 4 है नारीवादी दृष्टिकोण, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है। तो नारीवादी दृष्टिकोण से आपको क्वेश्चन पूछेगा तो लिखना है आपको, नारीवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि इतिहास, समाज और राजनीति में पुरुषों का प्रभाव ज़्यादा रहा है और महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे पर रखा गया है। यानी नारीवादी का कहना क्या है कि पुरुष का जो प्रभाव है वो समाज में ज़्यादा रहता है और महिलाओं को दूसरे दर्जे में रखा जाता है। तो नारीवादी कहता है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, संपत्ति, कानून और विवाह जैसे क्षेत्रों में बराबरी मिलना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल घर और समाज में महिलाओं को अधिकार की बात करती है बल्कि सोच में बदलाव की भी बात करती है। तो ये जो आपका दृष्टिकोण है नारीवादी दृष्टिकोण, इसका कहने का क्या मतलब है कि केवल घर और समाज में ही महिलाओं को बराबर का अधिकार देने का बात नहीं करता है ये, बल्कि ये सोच में बदलाव की भी बात करता है। तो महिलाओं को क्या देना चाहिए, महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, संपत्ति, कानून और विवाह जैसे क्षेत्र में भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो नारीवादी इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं को केवल गृहिणी की भूमिका में नहीं बांधा जाए बल्कि उन्हें अपने प्रतिभा और सपनों के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए। यानी इसका कहने का मतलब है कि महिलाओं को भी फ्रीडम देना चाहिए, महिलाओं को भी वो सारे हक देना चाहिए जिसके वो हकदार है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सभी को यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका, एक मिनट, यूरोसेंट्रिज्म क्या है। तो यूरोसेंट्रिज्म क्या है, तो यूरोसेंट्रिज्म वह सोच है जिसमें यूरोप और पश्चिमी देशों को दुनिया का केंद्र मानकर बाकी देशों को कमतर बताया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि यूरोसेंट्रिज्म एक ऐसा सोच है जिसमें यूरोप और पश्चिम के जितने भी देश है तो पश्चिम के देशों को केंद्र मानकर बाकी देशों को कमतर बताया जाता है। तो इस नज़रिए से इतिहास लिखने का मतलब होता है कि आधुनिकता, विकास, राजनीति और ज्ञान का जन्म यूरोप से हुआ है और बाकी देशों को उनसे सीखना चाहिए। तो यूरोसेंट्रिज्म के कारण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की सभ्यता और योगदान को कम महत्व दिया गया है। तो यह सोच उपनिवेशवाद और मानसिक दासता को बढ़ावा देती है। यानी यूरोसेंट्रिज्म दुनिया को एक ही चश्मे से देखता है और वो चश्मा यूरोप का है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी अगला सवाल है आपका ग्लोबल साउथ का दृष्टिकोण, यानी पर्सपेक्टिव फ्रॉम ग्लोबल साउथ, इसको समझाना है। तो इसमें आपको लिखना है कि ग्लोबल साउथ का मतलब होता है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो कभी उपनिवेश रहे हैं और आज भी विकासशील देश हैं। इन देशों का दृष्टिकोण कहता है कि दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के हित में बनाई गई है। उनका तर्क है कि उनका कहना है कि असली समस्या गरीबी, बेरोजगारी, भूख, बीमारी और शिक्षा की कमी है। उन्हीं के देश झेल रहे हैं, इसीलिए नीतियाँ उनकी जरूरत के अनुसार बननी चाहिए। उनके देश में क्या है कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, शिक्षा की कमी, ये सभी से उनका देश झेल रहा है, इसीलिए इसी हिसाब का नीति बनाने का बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ग्लोबल साउथ वैश्वीकरण में बराबर की आवाज़, न्यायपूर्ण व्यापार और सम्मानजनक भागीदारी की मांग करता है। तो ग्लोबल साउथ का यही कहना है, ग्लोबल साउथ दृष्टिकोण का यही कहना है कि वैश्वीकरण में बराबर की आवाज़ होनी चाहिए और न्यायपूर्ण व्यापार होना चाहिए और सम्मानजनक भागीदारी
मिलना चाहिए उनका, इसी चीज़ की मांग वो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 7 है नाजीवाद के उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म, इसके बारे में आपको समझाना है। तो नाजीवाद जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पैदा हुआ, जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, बेरोजगारी और अपमान ये सब जब देश में चल रहा था, तब नाजीवाद का उदय होता है। कहाँ होता है? तो वो होता है सबसे पहले जर्मनी में। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पैदा होता है नाजीवाद। आगे है आपका, हिटलर ने जर्मनी की जनता को यह भरोसा दिलाया कि वह देश को फिर से शक्तिशाली बनाएगा। तो हिटलर ने जर्मनी की जनता को भरोसा दिलाता है कि देश को शक्तिशाली बनाएगा। तो नाजीवाद नस्लवाद, तानाशाही, सैन्यवाद और जर्मन नस्ल की श्रेष्ठता पर आधारित था। तो यह दावा करता था कि जर्मन आर्य जाति श्रेष्ठ है और यहूदियों को दुश्मन बताता था। तो नाजीवाद ने लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही स्थापित की और इसके परिणाम हमें द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में देखने को मिल गया। तो नाजीवाद क्या करता है कि लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही स्थापित कर देता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको यहाँ तक लिखना है। अभी आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, फांसीवाद के उदय यानी राइज ऑफ फैसिज्म को समझाइए। तो फांसीवाद का मतलब है कि फांसीवाद इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ। यहाँ भी आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता थी। मुसोलिनी ने राष्ट्रवाद और सैन्य शक्ति की भावना को बढ़ाया और लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ भी क्या हुआ कि तानाशाही शासन स्थापित किया गया इटली में भी। तो फांसीवाद की सोच थी कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और जनता को नेता के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो फांसीवाद का कहना था कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, तो जनता को क्या करना चाहिए कि नेताओं के आदेशों का पालन करना चाहिए। तो यह स्वतंत्रता और विद्रोह को पसंद नहीं करता और विद्रोहियों को हिंसा से दबाता है। तो ये जो आपका फांसीवाद है ये क्या करता था, स्वतंत्रता और विद्रोह करना इसको पसंद नहीं था। तो ये क्या करता था कि विद्रोहियों को हिंसा के साथ दबाता था। तो फांसीवाद शक्ति, सेना, अनुशासन और तानाशाही पर आधारित विचारधारा रही है। तो फांसीवाद क्या है, इन सभी चीज़ों पे आधारित रहा है। सेना पे, शक्ति पे, अनुशासन और तानाशाही पे आधारित ही इसका विचारधारा है फांसीवाद का। चलिए अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और परिणाम को समझाइए। तो शॉर्ट में आपको अगर पूछे तो शॉर्ट में आपको लिखना है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई संधियों से पैदा असंतोष, नाजीवाद और फांसीवाद की विचारधाराएं और महामंदी से पैदा आर्थिक संकट और देशों के बीच शक्ति का होड़ थी, यानी आपस में देश लड़ रहे थे। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान भी ली, बहुत मार काट हुआ, बहुत खून, लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ। तो यूरोप बर्बाद हो गया इस वजह से और अमेरिका, सोवियत यूनियन संघ 2 महाशक्ति बनकर उभरे। तो 2 महाशक्ति उभर कर आता है, वो है आपका अमेरिका, सोवियत संघ। इस युद्ध ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की और दुनिया भर को नए राजनीतिक समूहों में बांट दिया। तो दुनिया भर को क्या किया कि नए राजनीतिक समूह में बांट दिया गया था। तो ये क्वेश्चन हम लॉन्ग में भी करवा चुके हैं, तो आप सब अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के चेक करेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेजर पेपर 7 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए अगला सवाल है आपका, शीत युद्ध क्या था। तो शीत युद्ध क्या था और इसकी उत्पत्ति का मुख्य चरण समझाइए। तो शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वर्चस्व की ऐसी लड़ाई थी जिसमें हथियार, विचारधारा और प्रभाव का मुकाबला था, परंतु सीधा युद्ध नहीं हुआ। तो शीत युद्ध का क्या मतलब है कि इसमें क्या हुआ कि युद्ध तो हुआ लेकिन किसके बीच हुआ, तो वो हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ,
लड़ाई हुआ, लेकिन जिसमें हथियार, विचारधारा और प्रभाव का मुकाबला था, परंतु सीधा युद्ध नहीं हुआ। तो इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब हुई जब अमेरिका पूंजीवाद लोकतंत्र का समर्थक था और सोवियत यूनियन समयवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता था। तो दोनों देशों ने दुनिया को अलग अलग समूह में बांट दिया था और अपनी अपनी हिसाब का नीति बनाने लग गए थे और अपने अपने नीतियों से देश को प्रभावित भी करते थे। तो शीत युद्ध कभी गर्म युद्ध में नहीं बदला, इसलिए इसे कोल्ड वॉर कहा गया है। यह लगभग 45 साल तक चला और इसका अंत सोवियत यूनियन के टूटने पर हुआ है। तो जब हम क्लास करवा रहे थे तो उसमें हम आपको सोवियत यूनियन के बारे में बताए थे। यूएसएसआर का नाम आप सुने होंगे, तो उसके बारे में हम आपको बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप जाकर क्लास प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। BA 4 सेमेस्टर मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। ये सब कोल्ड वॉर से रिलेटेड भी और क्वेश्चन करवाए हैं। क्लास में भी सोवियत यूनियन के बारे में बताए थे थ्योरी क्लास में। तो आप सब अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ पर जाकर के चेक करना है आपको। तो आज के इस क्लास में मेजर पेपर 7 से बस इतना ही क्वेश्चन था। अब अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन है जो कि करवाना है और उसके बाद हम मेजर 6 का कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में अंत तक बने रहने के लिए एंड आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए।